नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विक्रम सिंह राणा आप सभी के बीच एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। आज की हमारी कहानी है 1857 एडी का विद्रोह। क्योंकि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आज मुझे 1857 का विद्रोह बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है वो 1857 की स्थिति को धारण करने वाली है। इतना बड़ा विद्रोह तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसके ही उपलक्ष्य पे, उसके ही आधार पे, उसी के गाइडेंस पे ये छोटा विद्रोह का रूप लेगा आने वाले समय में। तो 1857 का विद्रोह की आज हम परिचर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कारण थे विद्रोह होने के, कैसे इसकी शुरुआत हुई, विद्रोह करने का क्या परिणाम हुआ और विद्रोह में किस प्रकार की योजनाएं जो रहीं उसकी जो असफलता का कारण बनी, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह, बहुत से लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई और बहुत से लोग कहते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विद्रोह और क्रांति में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्रांति हम उसे कहते हैं जब कोई आंदोलन किया जाता है और वो आंदोलन सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाए, सफलतापूर्वक उपलब्धि हासिल कर ले, उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। और जब कोई आंदोलन असफल हो जाए या आंशिक सफलता प्राप्त हो, ठीक है, तो उस प्रकार के आंदोलन को हम विद्रोह कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था, आंशिक सफलता उसको प्राप्त हुई थी, जिस कारण से इसको हम 1857 का विद्रोह कहना ही उचित समझेंगे। आखिर हम जानना चाहेंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। तो चलिए इनके कारणों पर एक दृष्टि डालें। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विद्रोह छेड़ने का मुख्य कार्य सिपाहियों का था। इसके पीछे कारण क्या था? कारण नंबर 1 कि जाति एवं धार्मिक समस्याएं हुआ करती थी। हमारे यहाँ कहते ना, बहुत धर्मों वाला देश है। हमारे यहाँ जातिक और धार्मिक समस्याएं शुरू से लेकर अभी तक बनी हुई है। हमारे यहाँ उच्च वर्ग की जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि हुआ करते थे। निम्न वर्ग की जातियाँ है ना, शूद्र है, वैश्य है, इस प्रकार के निम्न वर्ग की जातियाँ हुआ करती थी। तो इन दोनों ही पक्षों में आपस में विवाद रहता था। इस बात का विवाद क्योंकि अंग्रेजी शासक में दोनों ही सेनाओं के रूप में कार्य करते थे और इन दोनों को साथ साथ रहना पड़ता था, खाना पड़ता था, सोना पड़ता था, युद्ध करने जाना पड़ता था। विभिन्न प्रकार की स्थितियों में इन लोगों को साथ जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में मनमुटाव आने लगा। अरे ये छोटी जाति का तुच्छ प्रणाली, ये बड़ी जाति का प्राणी, ये किस प्रकार के। एक तो ये उसका मेन कारण था। और दूसरा, उस समय ईसाई मिशनरियाँ ज़्यादा हुआ करती थी। तो भारत में क्या कर रही थी कि वो जो जाति प्रथा, इस प्रकार की भावनाएं थीं, तो अंग्रेज इसको ख़त्म करना चाहता था। और जो यहाँ के लोग थे उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर मैं सबको ईसाई बना दूंगा तो एक ही धर्म होगा और उसी धर्म को सब लोग मानेंगे। अंग्रेज ये चाहते थे कि यहाँ पे धर्म ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे धार्मिक जो विवाद होते हैं वो नहीं हो पाएंगे और ये मन लगाकर हमारी सेना के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। और इसी का मेन कारण हुआ क्योंकि जब जातियों का बंटवारा, जाति और धार्मिक जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो हिंदुओं की पवित्र होता है गाय माता कहा जाता है, गाय को माता की संज्ञा से नवाजा जाता है। और जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो सूअर होता है उसको छूना भी वो लोग उचित नहीं समझते हैं, इतनी ज़्यादा उनसे घृणा नफरत होती है। तो ये दोनों मेन मुद्दे बने। उस समय क्या करते थे, जो कारतूस बना करते थे वो गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी की ऊपर की जो उसकी बाइंडिंग होती थी वो किया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी उसका बहुत बड़ा कारण था जो कि धर्म को विभेद करता था। मुस्लिम धर्म को भी ठेस पहुंचा रहा है और हिंदू धर्म को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो जिस कारण से इस चीज़ का पता आपने सुनी होगी, मंगल पांडे का भी फिल्म देखना। तो मंगल पांडे एक सिपाही हुआ करता था, जात से ब्राह्मण हुआ करता था, उसको पता चलता है। तो मंगल पांडे का इसमें मुख्य भूमिका है, ठीक है। एक ये रहा। और उस समय फिर दूसरा जो कारण आता है देखने को मिलता है, कम वेतन और दोहरा मानक।
कम वेतन से तात्पर्य कि जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनको जो अंग्रेजी शासक थे उनको कम वेतन दिया करते थे। जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, पैदल सैनिकों को वो 7 रुपये प्रति माह वेतन दिया करते थे और उन्हीं 7 रुपये में उनका वर्दी खर्चा, यात्रा खर्चा, परिवार खर्चा, ठीक है, सारा कुछ इंक्लूडेड था। और वहीं जो घुड़सवार हुआ करते थे उनको 27 रुपये प्रति माह वेतन दिया करता था। यही सारी चीज़ें उनको भी इंक्लूडेड थी। लेकिन यहाँ बात आती दोहरा मानक। तो दोहरा मानक मतलब जो अंग्रेजी शासक हुआ करते थे, अंग्रेज के जो अधिकारी हुए या उनकी सेना में के जो टुकड़ी के जो उच्च पदहीन अधिकारी हुए, निम्न पदहीन अधिकारी हुए, उनको क्या करते थे, वो एक ही पद पे रहते हुए भी दोहरा मानक, अर्थात उनको प्रमोट कर दिया जाता था, उनकी प्रमोशन कर दी जाती थी, उनको उच्च वेतन दिया जाता था, ठीक है। और उनकी देखा जाए तो उनको काम भी उनसे कम लिया जाता था। तो एक भेदभाव की भावना भी जागृत हो रही थी, ठीक है। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट आता है कि सैनिक के रूप में वर्दीधारी किसान। ये बहुत रोचक तथ्य है कि आखिर सैनिक के रूप में वर्दीधारी किसान, तो इस चीज़ का तात्पर्य ऐसा है कि जो जब 1857 से पूर्व 1857 के बाद तक जो भी सैनिक हुआ करते थे भारतीय, वो किसानों के बेटे हुआ करते थे। कोई ना कोई सैनिक किसानों के परिवार से आते थे, क्योंकि उस समय किसानों को ही, किसान प्रधान देश था ना, तो किसानी हुआ करती थी। तो प्रत्येक सैनिक एक एक किसान परिवार से आया करता था। तो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो लगान लगाया जाता था ना, उस लगान से वो लोग हताश थे, दुखी थे। एक तो पेट पालना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये 1 गुना लगान लगाया, फिर 2 गुना लगान लगाया। कैप्टन राशेल ने तो हद ही कर दी। आप देखना, चक दे इंडिया मूवी देखना, तो कैप्टन राशेल है, उसने हद करती 3 गुना लगान कर दिया। इससे कहीं ना कहीं क्रोधित थे, एक तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और फिर इसी प्रकार से वो हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण आता है। फिर आता है सामंतों का अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा। सामंत, शायद आप नहीं जानते, तो सामंत उस समय जमींदारों को कहा जाता था। तो अंग्रेज क्या किया करते थे, जो जमींदार उनके लिए अच्छा काम करते थे, उत्तम काम करते थे, श्रेष्ठ काम करते थे, उनके लिए वो जमींदारी को छोड़ देते थे। और जो जमींदार उनके लिए अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, उनकी अंग्रेज जमींदारी छीन लिया करते थे। तो एक तो कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा गुस्सा फूटा उनमें। फिर इसी के साथ साथ एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि छोटे मझोले व्यापारियों का बंद होना। इस बिंदु से तात्पर्य यह है कि भारत में लघु उद्योग उस समय पनप रहा था। तो कोई बुनकर थे, कोई हस्तकर थे, कोई वस्तुकर थे, ठीक है, कोई बढ़ई थे, इस प्रकार के कोई मजदूर वर्ग थे जो कंस्ट्रक्शन वर्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क में वर्क कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा उद्योग करके अपना भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भारत का कच्चा माल था, उस कच्चे माल को विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ले गए, ठीक है, ब्रिटेन ले गए। वहाँ की फैक्ट्रियों में उसको मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, उसका निर्माण करके पक्के माल के रूप में भारत ले आए और भारत में लाकर उसको उच्च दरों पे बेचा, जिससे कि भारत का माल भारत को भी बेचा और यहाँ के लघु उद्योग ठप हो गए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी गुस्सा फूट रहा था, भरपूर गुस्सा फूट रहा था। भारतीय मार्केट समाप्त होती जा रही थी, विदेशी मुद्राएं, विदेशी मार्केट बढ़ती जा रही थी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं एक और इसका मुख्य बिंदु आता है रियासतों का विलय। तो कहते हैं ना, जब तक किसी रियासत का नेतृत्व करने वाला अच्छा राजा ना होना, तब तक कोई रियासत किसी काम की नहीं रहती है। तो इसके लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, 2 नीतियाँ। एक तो वेले जली की सहायक संधि, ये बहुत ज़्यादा घाटे वाली सौदा थी, और दूसरी डलहौजी की विलय नीति, इसने तो कमाल ही कर दिया। तो ये डलहौजी साहब किया करते थे कि जबरन किसी की भी रियासत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले देते थे और उसके लिए कानून, कब्जा मब्जा इस तरीके की प्रतिदंडित करते थे ये, ठीक है। रियासतों को छीनना, उस पर अपना अधिकार, ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमाना इनका प्रमुख कार्य था। और इन्होंने तो हद ही कर दी। जो हम जानते हैं नाना साहब थे, हम जब मराठा का पढ़ेंगे संदर्भ, तो मराठाओं के जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे नाना साहब, उनको तो उत्तराधिकारी कहने से ही मना कर दिया कि है ही नहीं है। और इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं झांसी में जो
रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, तो उनके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उन्होंने पुत्र गोद लिया। जो मतलब पुत्र गोद लेता उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी कहने से इन्होंने मना कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि ये आपकी संतान नहीं होगी। तो इस प्रकार की इनकी नीतियाँ हुई, ये कारण इसके प्रमुख कारण बने। ठीक है, और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वर्तमान के कारण भी इसी के प्रकार सिमिलर दिखाई देते हैं मुझे, कि महंगाई की बढ़ती दरें प्रथम बिंदु, द्वितीय, ठीक है, रोजगार की बढ़ती मांग, तृतीय बिंदु बेरोजगारी की बढ़ती आबादी, ठीक है, और वेतन और उच्च पदों में गिरावट, वेतन में गिरावट, ठीक है। इस प्रकार की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि वर्तमान में एक छोटी 1857 की छोटी क्रांति को रूप धारण करेगी आने वाले समय में। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अभी तो हमने कारण को जाना, ये कारण थे कि क्रांति शुरुआत होने के। अब अगर हम इसकी शुरुआत के बारे में जानें, दिल्ली में सैनिक का जमावड़ा था। बहुत ही अच्छी लाइनें चंद्र साहब ने लिखी है कि दिल्ली में सैनिक जमावड़ा था, दिल्ली पर सैनिकों का अधिकार था। ठीक है, 11 मई 1857 डेट याद रखिएगा। 11 मई 1857 को दिल्ली की सड़कों पे सवेरा हुआ ही था कि ज़िंदगी की नई उमंग जागी ही थी। तभी मेरठ से इसी के पैदल चलते चलते सैनिकों का एक जमावड़ा, सैनिकों की टोलियाँ चली आ रही थी। पूरा सैनिकों का दस्ता रोडों पे दिखाई दे रहा था। और धीरे करते करते जैसे ही दिल्ली पहुंचा, तो उसके दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने यमुना नदी को जैसे ही पार किया, तो सामने उनकी एक अंग्रेजी, पहले वो होते थे ना, बनाते थे छोटी टाइप की, चुक्की टाइप की, टोली टाइप की, ठीक है, तो अंग्रेजी चुंगी दिखाई दी। अंग्रेजी चुंगी देखते ही उनके मन में आक्रोश की भावना जाग गई। उन्होंने अंग्रेजी चुंगी को फूंक दिया। ठीक है, अंग्रेजी चुंगी को फूंक दिया, उसमें आग लगा दी। उसके बाद वो लाल किले की तरफ बढ़ते हैं। लाल किले की तरफ बढ़ते हैं। सिपाहियों ने एक दिन पहले मेरठ के अंग्रेजी शासक के जो उच्च अधिकारी थे उनकी बात मानने से मना कर दिया। ठीक है, उनका आदेश नहीं मानने से मना कर दिया, और वहाँ के जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेजी सिपाही थे, उनकी हत्या तक कर दी। ठीक है, अब दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली इसलिए पहुँचे, और भी जगह पहुँच सकते थे, लेकिन दिल्ली इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें बहादुर शाह जफ़र उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे। उनका क्या चाहिए था? नेतृत्व चाहिए था। तो सैनिकों ने कहा कि ऐसा है बादशाह, आप अपने आप को, अपने खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दीजिए, और कर दीजिए इन सैनिकों का जो नेतृत्व, मतलब हमारा नेतृत्व करने वाला भी आप घोषित कर दीजिए, और बाकी की जो रणनीतियाँ होंगी, बाकी कैसे लड़ाई लड़ना है, क्या करना है, वो सब हम मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, आप बस इतना काम करिए, इसके आगे की जो चर्चा होंगी हम करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने चल दिए। वहाँ से विद्रोह की शुरुआत होती है, विद्रोह आरंभ होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं कि फिर हम देखेंगे कि विद्रोह तो हमने छेड़ दिया, लेकिन विद्रोह की असफलता के कारण क्या हुए। हम देखते हैं कि हमारा विद्रोह, भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें एकता की भावना मिलती ही नहीं। इतना ज़्यादा निष्क्रिय समाज है ये, इसमें एकता की भावना कभी मिली ही नहीं। इसीलिए आज तक टुकड़ियों में जीता चला आ रहा है। कभी धर्म के नाम पे लड़ता है, कभी जाति के नाम पे लड़ता है। इस प्रकार के मुद्दे इसके बने ही रहते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे ये असफल क्यों रहा। हमारा ये सफल हो जाता, लेकिन हम पॉइंट हम जानते हैं इसमें एकता का अभाव। उस समय क्या था कि भारतीयों के पास एकता का अभाव था। उन्होंने जंग तो छेड़ी है, लेकिन उसको कैसे पूरी करना है उसके लिए इनके पास कोई रणनीति, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व करने वाला कुशल योद्धा नहीं था। ठीक है, तो उस समय क्या थे, जो सिख थे, दक्षिण भारतीय के लोग थे, कि सिपाही आदि ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ना कि जो क्रांति छेड़ने गए थे 1857 की, उनका सहयोग ना करके उन्होंने किसका? अंग्रेजी शासकों का सहयोग किया।
राजपूताना, हैदराबाद का निजाम, कश्मीर के राजा आदि ने भी अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। ठीक है, इस क्रांति में उन्हीं की सहयोग की, इस आंदोलन में, इस विद्रोह में उन्हीं का सहयोग किया, जबकि उनको हमारे भारतीय लोगों का सहयोग करना चाहिए। लेकिन इतने कपटी, इतने बदमाश किस्म के ये लोग थे कि इन पे तो कभी यकीन ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उनसे सिख से पूछा कि भाई आप लोगों ने जब कारण पता किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो उसका कारण का पता किया जाता है, किस कारण से चुनाव हार गया, उसी प्रकार से पूछा कि सिख यार तुम तो साथ दे सकते थे, लेकिन तुमने साथ देने से क्यों मना कर दिया? तो सिख ने कहा कि कारण अगर अंग्रेज हार गए उनके मन में, तो यहाँ पे फिर से मुग़ल साम्राज्य आ जाएगा, और मुग़ल साम्राज्य आ जाएगा, फिर से हम लोग गुलामी की बेड़ियों में बंध जाएंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, क्या अंग्रेजी शासक में खुली हवा ले रहे थे क्या मुग़ल? क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद जो मुग़ल सल्तनत थी, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर होने लगा और उसमें छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त हो गया। आपस में वो अपना अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे थे, अपना साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहे थे, तो इनके ऊपर राज्य करते। क्या सोच थी इनकी? सोच ही इस समय बहुत ही निम्न स्तर की हो गई थी। ठीक है, और दूसरा कारण इसका आता है कि शिक्षित वर्ग का असहयोग, जो वहाँ पर अपने आप को बहुबुद्धि, बुद्धिजीवी की संज्ञा देते, हम ये हैं वो हैं, बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे मानते थे अपने आप को, उन्होंने भी इनका सहयोग नहीं किया। कारण उन लोगों ने कहा कि उनका मानना था कि विद्रोह की जो आग जली है ना, ये विद्रोह की जो आग है ये पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है। बताइए, कहते हैं ये जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, उसी के तर्ज पे ये विद्रोह हुआ है। ऐसा भी कोई होता है? किस तरीके के व्यक्ति थे यार, अपने आप को बुद्धिजीवी, एजुकेटेड कहते हैं, कुछ समझ नहीं पाया उस समय। ठीक है, फिर उस समय योग नेतृत्व का ना होना, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो हमारे तालमेल की बहुत ज़्यादा मांग थी कि आपस में जो जो विद्रोह करने गए छोटी छोटी रियासतों के, ठीक है, लखनऊ है, लखनऊ, आगरा वगैरह इत्यादि क्षेत्रों के जो उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र थे, उनमें छोटी छोटी रियासतों के अपने अपने पहुँचे, और पहुँचने के बाद वही कोई कहता था कि मैं शासक करूँगा, मैं इसका नेतृत्व करूँगा, मैं इसका नेतृत्व करूँगा, तो आपस में उनके तालमेल नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो उसका भरपूर आनंद किसे मिला? अंग्रेजी हुकूमत को। उन्होंने कहा कि यार, एक अंग्रेज ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला एक उचित नेता होता तो हम कभी 1857 की क्रांति नहीं जीत पाते। ये तक उसने इतनी बड़ी बात कर दी कि एक उचित नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता या कोई नेता होता तो 1857 की क्रांति, आंदोलन, विद्रोह कभी नहीं जीत पाते अंग्रेज। ये उसके मुख से निकली वाणी थी। ठीक है, फिर ब्रिटिश सैनिक श्रेष्ठतम। कंडीशन ये थी कि जब उस समय क्या होता है कि हमारे भारतीय सैनिकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, और हमारे पास कोई आधुनिक हथियार वगैरह भी नहीं थे जिस कारण से हम कुछ करें। तलवार, डंडा अंडा चलते थे, तलवार चलते थे, डंडा चलते थे, इसी से मारो, छुरी चाकू चलाओ। लेकिन उनके पास बम थे, हथियार थे, तोपें थीं, ठीक है, गोले थे, बारूद थे, उस प्रकार की बहुत सारी विस्फोटक सामग्री थी, बंदूकें, कारतूस थी। ठीक है, और उस जो अंग्रेजी सेना में जो सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक, उनके उच्च अधिकारी, वो सारे अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए थे, उनके पास प्रशिक्षण थी, योग्यता थी, सब कुछ था। तो ये भी उसका कहीं ना कहीं असफलता का कारण बनता है। और विद्रोही नेताओं में ठोस विकल्प का आना। ठोस विकल्प मतलब आपस में इन लोगों की जब रणनीति हुई, आपस में ये लड़कट मर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार, अगर हम लोग जीत गए, ये आंदोलन जीत गए, तो मैं यहाँ का राजा बनूंगा, कैसे सरकार चलाऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा, कैसे क्या करूंगा। इस प्रकार की भावना उनके कूट कूट में मन में भर रही थी कि आखिर सरकार कैसे बनेगी, कैसे प्रशासन होगा। कहीं ना कहीं उनके मन में लग रहा था कि अंग्रेजी जी चला रहे हैं, एक प्रकार का बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनके मन में भी उनका वो था। तो पूर्ण रूप से उनके विद्रोह की भावना मन में नहीं जाग पाई थी, क्रांति की भावना मन में नहीं जागी थी। तो सबसे बड़ा यही था कि वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे राज कैसे करना, सरकार कैसे चलानी, इसके बाद राजा कौन बनेगा, कैसे क्या होगा। यही उसकी समस्याएं नहीं समझ पा रहे थे।
कहीं ना कहीं ये असहयोग, असफलता के कारण बनते हैं। अब इसके साथ अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके परिणाम क्या हुए। तो इसके परिणाम को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, प्रशासन कैसा हो गया, सैन्य व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हो गए। थर्ड, जो रजवाड़ा एवं जमींदार जो हुआ करते थे, जिसे सामंत कहा करते थे, उनके प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण कैसा हो गया। और फोर्थ, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी हो गई। चलिए हम जानते हैं प्रशासन कैसा हो गया। तो 2 अगस्त 1858 एडी मतलब ईस्वी को भारत में बेहतर शासन के लिए अधिनियम पास किया गया। ये अधिनियम जो पास करते हैं ना, कानून बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या किया कि 2 अगस्त 1858 क्रांति हुई, एक साल ऐसे इसे घिस-पिट गया। फिर 2 अगस्त 1858 को भारत में बेहतर प्रशासन के लिए, शासन के लिए एक अधिनियम पास किया गया। कहाँ? ब्रिटेन सरकार, वहीं ब्रिटेन में हुआ करते थे, ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ठीक है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार लगा था, मीटिंग चल रही थी। दरबार में लॉर्ड कैनिंग, जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा की। एलिजाबेथ महारानी हुआ करती थी, तो महारानी की उद्घोषणा की। कहाँ पे? जहाँ मीटिंग रूम थी। तो जो उनका अधिनियम आया, जो कानून बन के आया, उसमें क्या घोषणा की, क्या लिखा था, उसकी घोषणा की कि उसको पढ़ा। इस प्रकार अब भारत, उन्होंने कहा, अब भारत पे क्राउन का शासन शुरू हो गया। क्राउन समझते हैं? मतलब पहले तो क्या करते थे कि वहाँ के जो जनरल गवर्नर होते थे वो भारत आते थे और शासन करते थे। मतलब पूर्ण रूप से भारत पे अंग्रेजी हुकूमत नहीं थी। लेकिन इस विद्रोह के बाद, क्राउन शासन लगने के बाद, भारत पे पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन अस्तित्व में आ गया, इसी का प्रचलन हो गया और पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत को मानना ही पड़ेगा। ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन की नीति बना दी गई। ठीक है, कानून बना दिया गया। ठीक है, कानून बना दिया। इसके लिए अब भारत के शासन का भार, पहले गवर्नर जनरल आते थे, अब भारत के जो शासन का जो भार था, किसी एक अधिकारी को तो नियुक्त करना था, वो किसको दे दिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे भारत का मंत्री कहते थे, भारत का मंत्री, ठीक है, कहते थे, दे दिया गया। इसकी सहायता के लिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी। मतलब जो 15 सदस्य होंगे, अच्छे वेल एजुकेटेड उच्च अधिकारी, वो इसकी सहायता के लिए होंगे। ठीक है, किसके? भारत मंत्री अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए होंगे। अब इसका जो है, फिर इन्होंने एक चीज़ और कि अब जो भारत में है, जो हम गवर्नर जनरल भेजते थे, अब भारत में गवर्नर को वॉइस रॉय के नाम से जाना जाएगा। वॉइस रॉयस मतलब अगर हिंदी देखा जाए तो प्रतिनिधि, अर्थात इसका अब मीनिंग ही बदल गया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल आते थे, गवर्नर जनरल पर जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता था, अब वॉइस राइस क्या करेगा? यहाँ का पूरा प्रतिनिधित्व करेगा, यहाँ की जो भी रिपोर्ट होगी, यहाँ का जो भी होगा, सारा कुछ भेजेगा। ये मुख्य बदलाव कर दिया। तो उस समय 1857 के पहले बता देना चाहता हूँ, 1857 के पहले लॉर्ड कैनिंग क्या थे? जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बिफोर 1857। लेकिन आफ्टर 1857, ठीक है, विद्रोह के बाद 1857 के बाद क्या हुए? लॉर्ड कैनिंग ही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग ही भारत के वॉइस राइस बनते हैं। क्या हुए? वॉइस राइस बनते हैं। इस प्रकार से इनकी वो चली। फिर इसके बाद जो हमारा इस प्रकार प्रशासन बदलाव कर दिया। फिर इनने सैन्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, देख लेते हैं। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, यहाँ पे पिल कमीशन का गठन किया गया, एक पिल के नेतृत्व में। ठीक है, अंग्रेजी शासक था, पिल के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया। उसमें सेना में भारतीयों से ज़्यादा यूरोपियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई।
उन्होंने सिफारिश की कि अगर हम जो विद्रोह में शामिल हमारे भारतीय थे उन संख्या को हटा देते हैं और जो विद्रोह में शामिल नहीं थे, मतलब जिस प्रांत ने हमारी सहायता की, उनके सैनिक बढ़ा देते हैं और हो सकता है कि हम लोग जो यूरोपीय देश है वहाँ के सैनिक बुलाए और यहाँ की भारत के लिए उनको नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत के सैनिकों के विद्रोह में शामिल होने के कारण इन क्षेत्रों की सैनिक जो भर्ती थी वो कम कर दी गई। पूरी तो नहीं बंद की लेकिन कम कर दी गई। ठीक है, फिर इसमें बढ़ावा किनको दिया, पंजाबी, गोरखा एवं पठानों को अंग्रेज़ों की मदद के बदले में, अंग्रेज़ों की मदद की थी 1857 के विद्रोह में, बड़े दोगले इंसान हैं। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। आज भी हम देखते हैं जो पंजाबी हैं, गोरखा हैं, ये लोग ज़्यादा बॉर्डर पुलिस, CRPF में ज़्यादा नियुक्त होते हैं। इनकी खून में ही वो है ना, वफादारी करना। लेकिन किनके प्रति, समझ गए होंगे आप। ठीक है, उस समय सैनिकों को आपस में बांटने की कोशिश की गई। अब इन्होंने क्या किया, सैनिकों को आपस में बांटने की कोशिश की गई। जाति, अब उन्होंने कहा इनका कमज़ोर पॉइंट पकड़ो, तो जाति धर्म के आधार पे इन्होंने सैनिकों का बंटवारा किया। सैनिकों को बांटने की कोशिश की गई, तुम हिंदू मुस्लिम तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, तो सैनिकों का बंटवारा करने की कोशिश की गई। और इसमें महत्वपूर्ण पदों पर यूरोप के सैनिकों को बैठाया गया। यूरोप के, जो हमने बताया था ना, उच्च अधिकारियों की जो पोस्ट हुआ करती थी उस पर यूरोप के सैनिकों को बैठा दिया गया। ठीक है, ये इसके सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन कर दिए गए विद्रोह के बाद। फिर इसके बाद रजवाड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, रजवाड़े हुए, जमींदार हुए, उनके प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहा उसको समझ लेते हैं। उत्तराधिकारी की नीति छोड़ दी गई और इसी के साथ साथ विलय की नीति को भी बंद कर दिया गया। जो राज्यों को, शासन को, प्रांतों को विलय कर दी कि जो इनकी नीति थी, जैसे डलहौजी का हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वेलेंचले की पढ़ी थी। तो इनकी नीतियों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जो उत्तराधिकारी था बोले कि नहीं नहीं, जब खुद का पुत्र होगा तभी होगा, तो इस नीति को भी उन्होंने कहीं ना कहीं बंद किया। तो बोले कि ठीक, आप ऐसा चाहते हैं, ठीक। इससे क्या हुए, जो छोटे छोटे ये रजवाड़े जो हुए, जमींदार हुए, खुश होकर चार फूल से गए। ठीक है, बड़े प्रसन्न हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, अब जो रजवाड़े हैं वो अंग्रेजी सेना के लिए, अंग्रेजी अधिकारियों के लिए एक एजेंट का काम करने लगे। तो इन्होंने सैनिक से लेकर रजवाड़ों तक का अपना गुलाम इस तरीके से बनाया कि इनकी जो पीछे की रणनीति चाल थी ये समझ ना पाए और उनको अपना एजेंट बना दिया। सबसे वफादार सिपाहियों की कैटेगरी में रख दिया कि आप हमें सूचना दीजिए किस प्रकार के है, हम अपना सहयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के उनको एजेंट की संज्ञा दी गई। फिर इसके बाद सामाजिक जो नीति आई उसमें किस प्रकार का बदलाव किया गया, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, बांटो और राज्य करो नीति। मतलब बांटो और राज्य करो नीति, समझ पा रहे हैं। बांटो अर्थात धर्म और जाति के नाम पे बांट दो और फिर उन्हीं की कमजोरियां उठाकर उसी पे राज्य करो। बांटो अर्थात इन्होंने क्या किया, 1858 से लेके 1870 तक के दशक में हिंदुओं का अच्छा नेतृत्व किया। उनने बहुत हिंदुओं को कहा अच्छे हैं लोग, ये लोगों का अच्छा है, ये है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और मुस्लिम का विरोध करते रहे। लेकिन फिर क्या किया इन्होंने, 1870 से के बाद मुस्लिमों को प्रेम करने लगी, उनके प्रति लाड़ फूटने लगा इनका, और हिंदुओं के प्रति घृणा आने लगी, इनका विरोध करने लगे। इस प्रकार की हो गया। और इसका परिणाम हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तब से देखते आ रहे हैं कि 14 अगस्त को उसको बांट दिया, पाक को 15 अगस्त में यही हुआ। तो इस प्रकार की जो हम देखा कि मुस्लिम देश अलग बन गया, हिंदू देश अलग बन गया, ये जाति का मुद्दा बहुत ही प्रचलित रहा है। इसके आधार पर इन्होंने बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो बोले कि अच्छा ऐसी बात है। वो आज भी हम देख रहे हैं जाति के नाम पे। बहुत से गांव में मैं जाता हूँ, आज भी देखता हूँ, अरे बेटा किस कास्ट के हो। शादी में जाऊँ किसी से पूछने के लिए कि साहब आपकी बेटी ब्राह्मण है, क्या मैं इससे ब्याह कर सकता हूँ? अरे यार तुम तो इस जाति से आते हो, कैसे क्या? धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म है, धर्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति एक मुद्दा है। जाति एक अभिशाप सा बन सा गया है। ठीक है,
व्यक्ति को ये नहीं दिखता है कि यार कोई भी व्यक्ति है जो जैसा तुम खा रहे हो वैसा वो खा रहा है, लेकिन जाति एक अभिशाप सा बन गया है और उसको देखते हुए व्यक्ति से भेदभाव, छुआछूत की भावना, ये सारी प्रक्रियाएं आज भी प्रचलित हैं। ठीक है, इसके बावजूद क्या परिणाम हुए कि जमींदारों के प्रति नरम व्यवहार करते हुए अंग्रेजों ने उनकी जो जमींदारी छीनी थी वो वापस कर दी, वो भी फूल के चार हो गए। ठीक है, उन्होंने किसानों के हित के बारे में कुछ नहीं सोचा। बोले किसानों के हित के बारे में सोचे तो जमींदारों को उन्हीं से कर वसूलना है, उन्हीं से सब कुछ करना है, इनके बारे में सोचेंगे तो फिर हमारा कैसे चल गया। फिर उसमें समाज के प्रति तटस्थ रहने की नीति का भी उन्होंने क्या किया, अनुसरण किया। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम जातियों के ऊपर लड़ रहे, कट रहे, मर रहे, मरो, यही तुम्हारा कमज़ोर पॉइंट है, इसी को आधार मान के हम राज्य करेंगे। ठीक है, कोई हमें समाज सुधारने की चिंता नहीं है, कोई वो नहीं है, करो मरो जो भी करना है। फिर श्रम संबंधी एक अच्छा काम किया था, जो श्रम संबंधी इन्होंने कानून में परिवर्तन किया। तो जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने 2 प्रकार के परिवर्तन किए श्रम संबंधी कानून में। उन्होंने कहा कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। ठीक है, स्पष्ट कह दिया। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा जो 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे होंगे वो कारखाने में सिर्फ 9 घंटे ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एक अच्छा था उनका फैसला। फिर इसके बाद दूसरे आए, दूसरे थे क्या बोलते, लैंसेडाउन। ठीक है, लॉर्ड लैंसेडाउन। इन्होंने कहा कि जो हम 8 दिन काम लेते हैं, 8 दिन की जगह हम साप्ताहिक छुट्टी करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 1 दिन छुट्टी का प्रावधान किया और उन्होंने महिलाओं के प्रति नरम व्यवहार बरतते हुए कहा जो महिलाएं होंगी सिर्फ वो 11 घंटे ही काम करेंगी। कितनी? 11 घंटे ही काम करेंगी। ये इनका आया फैसला। काफ़ी खुश हो गए कि ठीक है, थोड़ा तो नरम हुए हमारे प्रति। फिर ये हुई जातीय शत्रुता की नीति का पालन। इन्होंने जाति की जो शत्रुता नीति थी उसका भी बड़ा घनघोर पालन किया। इन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने चाल चली खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने लिए अलग होटल, घर, मकान, रेस्टोरेंट, रोड, बाग, बगीचे, खलिहान, मतलब सारी चीज़ें, कार और हर चीज़ A1 क्लास की बनाई। वहीं हिंदुओं के लिए जो भारतीय लोग थे उनके लिए वही मिडिल क्लास की टूटी फूटी झोपड़ी, टूटी फूटे पुल, टूटे फूटे ढाबे टाइप के होटल, ये सब कुछ बनाया। इससे ये साबित करना चाहते थे कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तो हमारे गुलाम हो, हम तुम्हारी अधिकारी हैं, हम तुम पे अधिकार कर रहे हैं और जैसा चाहे हम तुम्हें उस तरीके से तुम्हें आज्ञा का पालन करवाने के लिए बाधित कर सकते हैं। इस प्रकार की नीतियाँ चली तो 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले चुका था। इसका सहयोग में हम देखते हैं किस प्रकार से मिला, इसका सहयोग किस प्रकार से मिला। ज़्यादातर ये उत्तर भारत का विद्रोह था। पंजाब के लोग दोगले, उन्होंने साथ नहीं दिया। ठीक है, दक्षिण भारत के लोगों ने साथ नहीं दिया, बंगाल के लोगों ने साथ नहीं दिया, सब साले दोगले थे। तो इस प्रकार की नीतियों को आज भी लोग, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो इस प्रकार की निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में देख सकते हैं कि इसी प्रकार के कुछ ना कुछ विद्रोह होगा, विद्रोह नहीं वो क्रांति होगी और उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।